आज हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं बल आघूर्ण। क्या समस्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में समस्या है कि सर थ्योरी इसका पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, कभी आपने सोचा? क्योंकि आपने थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ा। जो किताबें लिख दी, एक दो लाइन रट लिए, उस बात को समझ ही नहीं पाए। और जब समझ नहीं पाओगे मेरे भाई तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ये फिजिक्स है। हाँ सर ये भी सही कर रहे हैं, क्या नहीं समझ पाए? आप समझिए, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मज़ा आने लगेगा बनाने में। कहोगे सर इतनी आसान चीज़ थी, जैसे टेंशन हम पढ़ाए थे आपको, तनाव ना, टेंशन कोई दिक्कत रहा, मन निकाल दो, चाहे बड़े से बड़े परीक्षा का सवाल हो। लेकिन बल आघूर्ण भी बहुत आसान है, लेकिन जब इसे समझ लो तब। अब बल आघूर्ण लोग शुरू कर देते हैं, बल आघूर्ण चलो पढ़ो बल आघूर्ण, दुनिया भर का बवाल। अरे उसके पहले ये क्या बना दिए मास्टर, सबसे ज़रूरी बात जो था वो पहले समझो। बल आघूर्ण पढ़ने के लिए, बल आघूर्ण में कितने टॉपिक पढ़ना है सर? बल आघूर्ण क्या होता है, आघूर्णों का नियम क्या होता है, समांतर बल क्या होता है, बलयुग्म क्या होता है, उत्तोलक क्या होता है, दोषयुक्त तुला से सही भार कैसे ज्ञात करते हैं, और थोड़ा सा गुरुत्व केंद्र। इतनी जानकारी इस चैप्टर में अगर हमें है तो न्यूमेरिकल आसानी से आ जाएगा। यही चाहते हो, लेकिन हकीकत में बताएं इस चैप्टर में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? केवल एक जानकारी, छोटी सी जानकारी ढंग से रख लो, थोड़ा सा समझ लो, फिर देखो न्यूमेरिकल तो हाथ जोड़ेगा। पूरा क्लास अगर देख लिए तो न्यूमेरिकल खुद से बनाओगे। हालांकि जो भी न्यूमेरिकल है मैं करवा दूंगा आपका बड़े आराम से, लेकिन आप खुद से बनाओ तो बहुत मज़ा आने लगेगा। ठीक, चलो थ्योरी अच्छे से पढ़ा करो। फिजिक्स में जब थ्योरी मस्त से पढ़ोगे, समझ लोगे बात को, तो न्यूमेरिकल में औकात नहीं होती। लेकिन न्यूमेरिकल औकात तब दिखाता है जब थ्योरी ही कमज़ोर रहे। रटने के लिए नहीं कर रहा हूँ थ्योरी, इतिहास नहीं है, प्लासी का युद्ध, तराइन का युद्ध। हाँ, फिजिक्स है, इसे मन से पढ़ो, अपने अंदर समाहित करो थ्योरी, फिर देखो न्यूमेरिकल कैसे बनता है और कितना मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। कोई बात नहीं, तो सर ये क्या बनाया है पहले ये समझ लो। आओ समझाते हैं मेरे भाई। ये मैं घड़ी बनाया हूँ सर घड़ी, हाँ सुने हैं, आपको पता है वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत है यहाँ, और आप उसे फील नहीं कर पा रहे हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। यहाँ बल आघूर्ण में जो भी सवाल बन रहा है उसमें सभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का खेला है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। जब ये नहीं समझे रहेंगे तो यहाँ का सवाल नहीं बन पाएगा। तो आओ मैं समझाता हूँ, समझ बूझ लो अच्छे से, तब गेम आगे चलाएंगे, फिर बारी बारी से सब बात समझाएंगे। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा वो भी ढंग से देखें। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये देखो, ये घड़ी की सुई है। घड़ी की सुई कैसे चलती है सर? ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे देखो, इसी तरह से घड़ी की सुई मान लो चल रही है सर। तो ये डायरेक्शन ये है ना, देख लो, यही डायरेक्शन है ना, हर स्थान पे डायरेक्शन देखो, ऐसे ऐसे यही दिशा है। इसका मतलब जो ये दिशा है चलने का, उसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि घड़ी जैसे चलती है उसी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। हिंदी में सर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। घबराइएगा नहीं और जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि ये घड़ी की दिशा है। घड़ी यहाँ भी तो ऐसे चल रही होगी सर, हाँ घड़ी तो यहाँ भी ऐसे ही चलेगी, तो घड़ी की चलने की दिशा तो यही है। लेकिन यदि घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत चलो, सर विपरीत मतलब समझ रहे हो? ये देखो, देख लो आप कैसे चले हो, उल्टा। यहाँ क्या चले थे, किस तरह से? यहाँ तो सर ऐसे ही चल रहे थे, मतलब जैसे घड़ी चल रही थी आप भी उसी दिशा में चल रहे थे। तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज चल रहे हो। अब ये घड़ी तो ऐसे चल रही है, लेकिन आप अपना तीर देखो ऐसे जा रहे हो,
समझ में आ रहा है कि नहीं? घड़ी हर समय देखो, ये तीर ऊपर दिशा में, ये तीर नीचे की दिशा में, ये तीर इधर है, ये तीर इधर है, उल्टा हो रहा है कि नहीं? हाँ सर उल्टा हो रहा है। तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी के विपरीत, और हिंदी में कहते हैं वामावर्त। ठीक है, उसे कहते हैं दक्षिणावर्त, इसे कहते हैं वामावर्त। सर कैसे हम और आसानी से इसे समझ पाएँ? तो आओ अब जादू सिखाता हूँ। ये देखो, दोनों हाथ ऊपर रखो, क्या अपना दोनों हाथ ऊपर ऐसे रख लो, ऐसे दहिना गिरा दो तो दहिना माने दक्षिणा, तो दक्षिणावर्त हो जाएगा, और बायां गिरा दो तो वामावर्त हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करो, बायां हाथ गिराओ तो वामावर्त, और दक्षिणा हाथ गिराओ तो दक्षिणावर्त। देखो बाउंड्री वाला देखना, ये वाला सबसे बाहर, ये वाला और ये वाला देखना। ठीक है, अब देखना दाहिना हाथ, दोनों हाथ ऐसे किए, दक्षिणा हाथ, ये दाहिना हाथ गिराए, ये देखो यही तो डायरेक्शन पकड़ रहा है। देखो हाथ दाहिना गिराओ नीचे तो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त माने ठीक, वामावर्त। बायां हाथ नीचे गिराओ तो डायरेक्शन देख लो क्या है, तो ये वामावर्त हुआ। समझ में आ गया? कभी गलती नहीं होना चाहिए। अब जब बल लगेगा ना, कई ठो बल लगेगा, एक बल ऐसे लगेगा, एक बल ऐसे लगेगा, एक बल ऐसे लगेगा, कहीं यहाँ पर इस तरह से लटकाया होगा तराजू, तो वहीं आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त की ज़रूरत पड़ेगी, और आप वहीं नहीं समझ पाते कौन वामावर्त चल रहा है कौन दक्षिणावर्त, वहीं गेम फंसता है। तो बारीकी से देखिए, मैं बता रहा हूँ। वामावर्त दक्षिणावर्त क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। बायां हाथ गिरा लेना वामावर्त, दाहिना हाथ गिरा लेना दक्षिणावर्त। ठीक है, तो पढ़ते अगर हमें बल आघूर्ण निकालना है, आघूर्ण निकालना है कहने का मतलब आघूर्ण, तो हमें बल लगाना पड़ेगा। क्या? कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। मान लीजिए चलिए यहाँ एक बल लगा दिए, ठीक है। अब फोर्स हम यहाँ लगाए, और इसे जो ये पिंड दिख रहा है इसको हम यहाँ टांग दिए हैं, यहाँ ऐसे किल में टांग दिए हैं। जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है, घूर्णन करेगा तो बल आघूर्ण बन जाएगा, अर्थात आघूर्ण देखना है हमें। तो ये लगाया गया जो बल है, यह बल और जो घूर्णन अक्ष है, जिस बिंदु के चारों ओर घूमेगा वो, उस बिंदु से इस बल की जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा मतलब ये सीधी सीधी यही क्रिया रेखा है ना, इधर क्रिया कर रहा है, वह क्रिया कर रहा है, ठीक। तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, एकदम लंबवत ये वाली दूरी, ठीक है, इसके गुणनफल को बल आघूर्ण कहेंगे। मतलब बल और जिस अक्ष के पड़ते वो घूम रहा है पिंड, वहां से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल, वही ऊपर लिखा हूं। किसी भी बिंदु के परितः किसी बल का आघूर्ण अगर निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा? बल ले लो जो बल है, और जिस अक्ष के परितः घूम रहा है वहां से बल की क्रिया रेखा जो एक्शन ऑफ लाइन है वहां तक के बीच की लंबवत दूरी ले लो, दोनों का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा, ठीक। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? बल आघूर्ण, समझिएगा बात को, अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें आने वाली। बल आघूर्ण को टार्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, टाउ, इसे टी नहीं है, इसे कहते हैं टाउ, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, डिनोट करते हैं। टाउ है ये, देखो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और इस अभी जो हम बताए हैं वो क्या आ जाएगा? फार्मूला टाउ बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर। एफ इंटू आर करने का मतलब क्या है? यहाँ आर क्या है? लंबवत दूरी है, जहाँ आर बराबर क्या है? घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु, जो बिंदु है घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा, से बल की क्रिया रेखा
के बीच की लंबवत दूरी है। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। अगर चूंकि सदिश राशि है तो वेक्टर फॉर्म में भी इसे इस तरह से हम दिखा सकते हैं जनरली। ये देख लो, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। अगर आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछ ले कि कौन सा सूत्र सही है बल आघूर्ण के लिए, तो पता चला कि ये सूत्र है। ध्यान देना, टाउ बराबर एफ क्रॉस आर नहीं होता, ये अगर कहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा। ध्यान देना, एफ क्रॉस आर नहीं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में आर क्रॉस एफ बराबर एफ क्रॉस आर नहीं होता, निगेटिव हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। आर क्रॉस एफ होता है। समझ में आई बात? हाँ। और इसे जब खोलोगे तो इसका परिमाण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाउ का परिमाण ले लो तो क्या आ जाएगा? टाउ और आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। सर एन कैप भी तो आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो साइन थीटा के साथ आता है, जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कॉस थीटा के साथ आता है। जैसे ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए बी कॉस थीटा आया था, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप आता है। तो एन कैप क्या बताता है? दिशा बताता है। किसका? इस बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण की दिशा मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। आर क्रॉस एफ, आर और एफ के दिशा के लंबवत होगा। जैसे आर अगर एक्स अक्ष है और एफ अगर वाई अक्ष है, तो जो टाउ आएगा वो जेड अक्ष में लगेगा, अर्थात दोनों के लंबवत आएगा। इस समतल के ही लंबवत पड़ेगा, ये दिशा होगी। बस सर बाहर की ओर पड़ेगा कि अंदर की ओर, वो डिपेंड करेगा वामावर्त घूम रहा है कि दक्षिणावर्त। ठीक है, बता रहा हूँ अभी वामावर्त और दक्षिणावर्त की बातें बता रहा हूँ, कब धनात्मक कब ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का? हाँ, तो पहले ये समझो, कोई दिक्कत नहीं। वो सदिश रूप हो गया और यहीं से आपका दोनों निकल आता है। टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, थीटा का मान 90 ले लो। यहाँ देखो थीटा का मान 90 ले लिए तो आर इंटू एफ आ जाएगा या एफ इंटू आर आ जाएगा, टाउ बराबर। अच्छा सर, ठीक। हाँ, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक भी बता दो सर। तो बल आघूर्ण, अभी थोड़ा सा छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, सीखो फिर आगे बड़ी बात बताता हूँ। इसको फिर लाता हूँ आगे। आघूर्ण का मात्रक, मात्रक क्या होता है? तो एफ का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन डैश मीटर। ये एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस में डाइन सेमी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर एसआई मात्रक हो गया। कोई दिक्कत? एसआई मात्रक, कोई दिक्कत नहीं। बीमी सूत्र जो कार्य का होता है ये वही इसका होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हैं। चलें आगे, जरा इसे बनाओ फिर आगे समझाता हूँ। चलिए देखिए, एक बात समझिए जरा, ये पॉइंट है और आप अभी अभी समझे हैं कि टाउ बराबर क्या होता है? एफ इंटू आर लंबवत। ठीक, हाँ। तो फोर्स आप यहाँ भी लगा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। लगा दिए सर, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए यहाँ। अब इससे इसकी डिस्टेंस कुछ तो होगी, कुछ तो मान लो सर। हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, अर्थात एक घूर्णन अक्ष से दूरी 4 मीटर है। आर बराबर आपका क्या आ गया सर? 4 मीटर। हाँ, तो इस समय आप बता सकते हैं, फर्स्ट केस में जब ये स्थिति आई है तो यहाँ टाउ बता सकते हैं कितना होगा? एफ इंटू आर, एफ आर का गुणा करो तो 10 गुणे 4 बराबर 40 न्यूटन मीटर। 40 न्यूटन मीटर का लग गया। ठीक, हाँ। थोड़ा दूरी कम करो, अब इसे हटाते हैं। अब फोर्स यहाँ नहीं बल्कि फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स सेम लगा रहे हैं। अब जरा देखो, अब कितने पे लगा रहे हैं सर? 2 मीटर पे लगा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना रह गई? अब 2 मीटर। जरा अब देखो कितना आ गया। अब कितना आएगा इस केस में? कितना तुम्हें टॉर्क मिलेगा? टॉर्क मिलेगा सर 10 गुणे क्या? दूरी 2 बराबर 20 न्यूटन मीटर का। जरा समझ लो, अभी 40 मिल रहा था, अब कितना मिला? 20। बल उतना ही लगा रहे हो। चलो सर और पहले कर दो। 10 न्यूटन का फोर्स और पहले लगा दिए। अब कितने पे लगाए? 1 मीटर पे लगा दिए। अब कितना टॉर्क मिलेगा? टॉर्क मिलेगा 10 गुणे 1 बराबर 10 न्यूटन मीटर। हाँ ना बोलो?
जैसे जैसे आप फोर्स तो उतना लगा रहे हैं लेकिन दूरी घटा रहे हैं तो टॉर्क कम मिल रहा है। दूरी जब ज़्यादा थी, 4 मीटर थी तो 40 न्यूटन मीटर आया, जब 2 मीटर दूरी हुई तो 20 न्यूटन आया, जब 1 मीटर दूरी हुई तो 10 न्यूटन। अब जरा बताओ, जिस बिंदु के चारों ओर आप टॉर्क निकालना चाहते हो, मोमेंट निकालना चाहते हो, उसी पर फोर्स लगा दो, उसी पर फोर्स लगा दो। जब उसी पर फोर्स लगा दोगे, चाहे 10 न्यूटन लगाओ चाहे जितना लगाओ, तो ज़रा टॉर्क देखो, 10 न्यूटन गुणे ये दूरी क्या बची सर, उसी पे है तो जीरो, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। इसका मतलब जीवन में एक बात तो पहले सवाल लगाने के लिए कन्फर्म समझ लो, ये सवाल का पूरा प्लानिंग चल रहा है कि जिस बिंदु के परितः टॉर्क निकालना होता है, उस बिंदु पर जो भी फोर्स लगा होगा उसका टॉर्क 0 आएगा। उससे मतलब नहीं है उसका टॉर्क नहीं निकालेंगे। हाँ, उसके आसपास जितने अगल बगल होंगे उनका सबका टॉर्क आएगा, जितने भी फोर्स होंगे। तो आपको सबसे पहले किसी पिंड पर जब फोर्स लगा होगा सवाल में, तो कितना फोर्स लगा है ये पता करना पड़ेगा, फिर सबका टॉर्क निकालना पड़ेगा। वामावर्त कितना लग रहा है, दक्षिणावर्त कितना लग रहा है, ये सब ध्यान दोगे तब सवाल बन पाएगा। मैं समझाऊंगा, उसका टेंशन ना लो, पहले इसका फील लाते हैं। इसका मतलब एक बात तो तय है सर कि बल हम कम लगाकर भी ज़्यादा टॉर्क पैदा कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। कम बल लगा के ज़्यादा टॉर्क, हाँ 10 न्यूटन का बल लगाए थे 40 का टॉर्क आ गया, 10 न्यूटन के यहाँ बल लगाए तो 20 का टॉर्क आया, 10 न्यूटन के यहाँ बल लगाए तो 10 का टॉर्क आया, 10 न्यूटन के यहाँ लगाए तो 0 का टॉर्क आया। इसका मतलब दूरी बढ़ा के टॉर्क बढ़ाया जा सकता है, बल कम लगा के, बल कांस्टेंट रख के। यहाँ से सीधा सीधा बात करें तो अगर फोर्स कांस्टेंट भी रखो तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आर ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा, आर कम होगा तो टॉर्क कम होगा। बोलो हाँ या ना। किसी को घुमाने के लिए चाहिए क्या, टॉर्क चाहिए। किसी को घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। और घुमाना है अगर तो दूरी ज़्यादा होना चाहिए। अब यही कारण है कि कई घटनाएं मैं समझा रहा हूँ, समझो, थ्योरी में पूछ लेगा। कभी मिट्टी का बर्तन जिस पर बनता है चाक पर देखियो, चाक जिस पर कुल्हड़ बनता है, कुल्हड़ मटका उटका पहले जब बनता है, देखे होंगे आप कभी। तो ये देखो इस तरह से होता है और बीच में इस तरह से वो यहाँ सेंटर होता है, जिसके अक्ष होता है, जिसके पर तो घूमता है। इसी के ऊपर बर्तन का साइज निकालते हैं। और मज़ेदार बात क्या होता है, जो गड्ढा होता है जहाँ डंडा लगा के वो घुमाता है चाक को, वो किनारे रखता है। सोचो, इसी में गड्ढे में किनारे होता है। क्यों? क्योंकि अक्ष से दूरी इसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जब ज़्यादा होगा दूरी, जब आर ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। मतलब घूमने के लिए जो पावर चाहिए, बल चाहिए, वो ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा मन 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 घुमा देगा। अब ज़रा सोचो, अगर ये गड्ढा इसके पास हो जाए, अब घुमाना हो ना तो बहुत कठिनाई होगी। समझ रहे हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुम्हार के चाक में गड्ढा कीली से दूर होता है, ऐसे सवाल करेगा। कीली मतलब अक्ष से दूर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे टॉर्क ज़्यादा मिले और बल कम लगाना पड़े। कम बल लगा के ज़्यादा टॉर्क पैदा करेंगे। ओके। ये घर पर देखे होंगे, ये इस तरह से चक्री जिसे कहते हैं, ठीक है, ये चक्री होता है। ये देखो बीच में किस तरह से बना रहता था और यही कहीं ऐसे डंडा होता था। पहले दाल ऐसे चक्री में घुमा घुमा के, हाँ, गेहूँ से जांत होता था, गेहूँ भी आटा पीस लेते थे लोग। ये देखो दूर होता है, जो मेन जहाँ जिसके अक्ष के पर घूमता है उससे दूर होता है गड्ढा। गड्ढा दूर इसीलिए होता है जिससे आसानी से घुमाया जा सकता है। जितना दूर होगा उतनी आसानी से घुमाया जा सकता है। घर में जो कब्जा होता है, ये देखो हिंज, ये देखो गेट होता है और कब्जा इधर लगाया जाता है। ये इसके प्रति गेट खुलेगा, यहाँ देखो ऐसे पकड़ के टें टें खोलेंगे, दरवाज़ा तोड़ दो। तो ये देखो ऐसे खोलेंगे तो इधर से खुलेगा अंदर बाहर। लेकिन अगर एक कब्जा इसी के पास लगा दें तो बड़ा कठिनाई होगा खोलने में। समझ रहे हैं कि नहीं? जितना दूर होगा उतना आसान होगा। नल देख रहे हो, नल का हैंडल बहुत लंबा बनाया जाता है, क्योंकि जब हैंडल दूर रहेगा तो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा।
बात समझ रहे हैं? सदैव दूरी ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, बल कम लगाना पड़ेगा, कम बल लगा के ज़्यादा टॉर्क पैदा करेंगे। जो रिंच होता है, आप रिंच देखते होंगे, इस तरह से होता है ना रिंच, बोलो हाँ या ना। ये नट बोल्ट खोलना है, ठीक है, कुछ भी खोलना है इस तरह से, तो ये लेंथ इसकी बड़ी होती है। क्या होती है? लेंथ बड़ी होती है। और जब बड़ी होती है तो आराम से खोल लेते हैं। और लेंथ अगर इसकी छोटी होगी, क्योंकि घुमाना यहाँ है, बल यहाँ से लगाओगे, जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से घूमेगा। क्यों? क्योंकि दूरी ज़्यादा होने से घुमाने के लिए जो बल चाहिए अर्थात टॉर्क चाहिए वो ज़्यादा हो जाएगा। कम बल लगाकर ज़्यादा टॉर्क पैदा कर सकते हो। कम बल लगाकर ज़्यादा टॉर्क पैदा करना है तो दूरी बढ़ाओ, कम बल लगाकर ज़्यादा टॉर्क पैदा करना है दूरी बढ़ाओ। और टॉर्क क्यों पैदा करना है? क्योंकि किसी चीज़ को घुमाने के लिए टॉर्क ही जिम्मेदार है। घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? टॉर्क। और टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो क्या? डिस्टेंस ज़्यादा करो। किससे? घूमने वाले बिंदु से। जहाँ फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की दूरी घूमने वाले बिंदु से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि टॉर्क ज़्यादा मिले। आशा करता हूँ टॉर्क में जो आपसे अब पूछेगा कि कब्जा का क्यों दूर लगाया जाता है वो भी बता देंगे, कुम्हार का चाक भी बता देंगे, नल भी बता देंगे, पेचकस भी बता देंगे। ये सभी जितने भी बातें हैं समझ में आई होंगी। फिर आगे चलते हैं। देखिए नोट में हमने कुछ बातें लिख दिया है, उसे आप देख लीजिए। क्या? वामावर्त आघूर्ण जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। जो भी बल होगा उसका आघूर्ण निकालेंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है आघूर्ण तो उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, और अगर वो दक्षिणावर्त आघूर्ण आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसे हम निगेटिव रखेंगे, टाउ का मान। ठीक है, टाउ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और टाउ क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इससे एक बात निकल कर आएगा, आघूर्ण का नियम क्या है। अगर कोई पिंड संतुलन की स्थिति में है तो वामावर्त आघूर्ण और दक्षिणावर्त आघूर्ण सब जोड़ दोगे, सबका बीजगणितीय योग शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा, तो जितना पॉजिटिव आघूर्ण होगा उतने निगेटिव आघूर्ण होगा, तो दोनों जोड़ने पर क्या आएगा? शून्य आ जाएगा। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव जोड़कर शून्य कर रहे हो तो जितने निगेटिव हैं सब जोड़कर दाहिने तरफ कर डालो, तो वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण आ जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में अगर पिंड संतुलन में है तो इसका मतलब जितना बल घुमाने के लिए लग रहा है वामावर्त उतने घुमाने के लिए लग रहा है दक्षिणावर्त, तो बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है वामावर्त आघूर्ण का योग वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग मतलब जितने आघूर्ण हों अर्थात जितने बल लग रहे हैं सबका दूरी के साथ गुणा कर दोगे तो क्या निकल आएगा? आघूर्ण आ जाएगा। तो सभी बलों के आघूर्ण का वामावर्त में जितने लग रहे हैं, जितने वामावर्त बल लग रहे हैं सबका आघूर्ण निकालो, जितने दक्षिणावर्त लग रहे हैं सबका आघूर्ण निकालो, दोनों बराबर कर दो। किस केस में? संतुलन की स्थिति में। अगर कोई पिंड संतुलन की स्थिति में, मान लो ये तराजू जैसे ये कोई भी चीज़ है, यहाँ से संतुलन की स्थिति में है, तो जितने बल लग रहे हैं, जैसे ये बल नीचे लग रहा है 20 न्यूटन का, ये बल इधर लग रहा है 40 न्यूटन का, ठीक, ये कुछ दूरी पर है। सर मान लो कि ये 2 मीटर पर है और तो ये 1 मीटर पर। आपको पता है अगर बल आघूर्ण बराबर करना है तो ज़्यादा बल में कम दूरी गुणा करो और कम बल में ज़्यादा दूरी का। तो देखो 40 न्यूटन का 1 में गुणा करो तो ये इधर घुमा रहा है, देख रहे हो। अगर स्वतंत्र छोड़ेंगे तो इसी बिंदु के परितः देखना है, घूम रहा है इस बिंदु पर, तो इधर घुमाना चाहेगा और इस बिंदु के परितः ये बल क्या करेगा? इसे इधर घुमाना चाहेगा कि नहीं? बल लगा रहा है, घुमाना चाहेगा। तो ये कौन सा वर्त हो गया? सर वामावर्त हो गया। ये कौन सा वर्त हो गया? दक्षिणावर्त हो गया। इसका मतलब वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण। तो 40 गुणे 1 करो, 40 गुणे 1 बराबर 40 ही आ जाएगा। हाँ, तो वामावर्त 40 गुणे 1 बराबर दक्षिणावर्त कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2। दोनों बराबर होंगे तब संतुलन में होगा। अगर संतुलन में रखना है दोनों बराबर करना पड़ेगा। अब इसी में इसको ये गायब कर देगा, कहेगा कहाँ रखें तो x रख दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा।
ठीक है, इसी तरह के सवाल होंगे। सवाल में और दम होगा, कई बल लगेंगे, तो कई बल लगेंगे तो आपको देखना होगा इसका सिद्धांत का अप्लाई करके। पहले तो सबसे पहले बल देखेंगे, बल कैसे निकालोगे। बल देखो, जैसे कोई वस्तु है उस पर कितने बल हैं। कोई वस्तु अगर संतुलन में है, आघूर्ण का नियम तो केवल आघूर्ण के लिए काम कर रहा है, लेकिन कोई वस्तु अगर संतुलन में है तो उस पर हमने बताया था जितने बल ऊपर लग रहे हैं, चाहे जितने R1 R2 तमाम बल लग रहे होंगे, फिर नीचे F1 F2 जो भी बल लग रहे हैं, जितने ऊपर लग रहे हैं सबका योग R1 + R2 बराबर F1 + F2 सबका बराबर होगा कि नहीं। 3-4 लगा लो और लगा लो, F3 लगा लो, तो इसका मतलब नीचे से जितने भी बल लग रहे हैं, ऊपर जितने बल लग रहे हैं, सबका योग बराबर होगा, तभी वो रुका हुआ है। संतुलन की स्थिति तभी तो होगा। सबसे पहले तो बल भी बराबर होगा, तो ध्यान देना, ऊपर वाले जितने बल लग रहे हैं, नीचे वाले जितने बल लग रहे हैं, ये बल बराबर होंगे तब संतुलन की स्थिति में होगी, एक बात। दूसरी बात, बल आघूर्ण भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो बल आघूर्ण अपने आप आ जाएगा। बल और दूरी का गुणा कर दोगे तो बल आघूर्ण भी बराबर होगा और बल भी बराबर होंगे। संतुलन के लिए दो बातें लगाया गया, पूरा बल भी बराबर होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, और बल आघूर्ण जितना वामावर्त उतना दक्षिणावर्त बराबर होगा, तब वो संतुलन की स्थिति में आएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक बात अगर हम यहाँ बता दें कि संतुलन की स्थिति की शर्त होगी, उस शर्त क्या होगी आपके लिए हम बता दें। क्या शर्त है? नेट बल भी 0 आएगा, नेट आघूर्ण भी 0 आएगा, मतलब F नेट भी 0 होगा और T नेट भी 0 होगा। अर्थात समझ रहे हैं, ऊपर की दिशा में लगने वाले कुल बल बराबर नीचे की दिशा में लगने वाले कुल बल। बात समझे? ये पहले तो बल के केस के लिए हो गया। और टॉर्क के लिए सर वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। बात समझिएगा, सबसे ज़रूरी यही है जो मैं बता रहा हूँ, आघूर्णों का योग सवाल लगाने के लिए बस काम हो जाएगा। अगर आप फोर्स समझ पाए और आघूर्ण निकालना समझ पाए, बल में दूरी का गुणा कर देना, अक्ष से आघूर्ण निकल आएगा। ठीक, तो हम सवाल पे चलेंगे। चलो इसे बना भी। एक क्वेश्चन ये देखिए, एक तख्ते के सिरों पर 30 केजी और 20 केजी के भार के 2 बालक बैठे हैं और तख्ता क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब संतुलन, हॉरिजॉन्टल है, संतुलन में है। ये तख्ते की लंबाई 5 मीटर है, तो 30 केजी वाले बालक से आलम की दूरी, आलम माने जहाँ टिका है तख्ता। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सब है, बस अब धीरे धीरे समझने वाली बारी है। ये तख्ता है, कहीं न कहीं ये इसके सिरे पर बैठे कौन है? 2 लोग बैठे हैं। एक 30 किलो का बालक बैठा है, इस पर कितने किलो बालक? 30 किलो का। तो 30 किलो का काम कर रहा है भार, 30 किग्रा भार, किग्रा भार बल का मात्रक है। 30 किग्रा भार का एक बैठा है, दूसरी तरफ कौन बैठा है आप समझिएगा, 20 केजी भार का। किसके? 20 केजी भार का। बार बार भार नहीं लिखेंगे, केजी लिख देंगे, काम हो जाएगा। 20 केजी भार का है, 2 बालक बैठे हैं और तख्ता क्षैतिज है। क्षैतिज है, किसी चीज़ पे टिका होगा ना, हाँ, उसी को आलम्ब भी कहेंगे। तख्ते की लंबाई 5 मीटर है। टोटल लंबाई कितनी है सर? 5 मीटर। टोटल लंबाई कितनी है सर? 5 मीटर है। अब आप सोचिए कि कहाँ हम आलम्ब लगाएं, कहाँ आलम्ब लगाएं कि वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण सब बराबर हो जाए। मतलब आघूर्ण बराबर कैसे होगा? जो बल कम है, कम बल 20 किलो, ज़्यादा बल 30 किलो, कम बल में अगर हमें आघूर्ण बढ़ाना है तो क्या करेंगे? दूरी ज़्यादा कर दो और ज़्यादा बल की तरफ दूरी कम कर दो। ज़्यादा बल रहेगा, दूरी कम करोगे, आघूर्ण, और कम बल में ज़्यादा दूरी करोगे तब आघूर्ण बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो कुछ हो ना हो यहीं आलम्ब लगा दो, आलम्ब यहीं लगा दो, ठीक है, यहीं आलम्ब लगा दो।
तो पता चला ये दूरी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, बैलेंस कर लेगा, आघूर्ण दोनों तरफ बराबर होगा तभी बैलेंस होगा। फोर्स तो और एक्स्ट्रा लग नहीं रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लग के रोक लेगा इन्हें। हाँ सर, तो इससे मान लो x दूरी पर आलम है, यही तो कह रहा है तख्ते 30 kg वाले बालक से आलम की दूरी, अर्थात इससे आलम की दूरी पूछ रहा है। तो ये टोटल 5 मीटर है, इससे आलम यही आलम है, ठीक है, आलम x है, तो बचे दूरी इससे कितना हो जाएगा सर 5 - x हो जाएगा। आशा करता हूँ इतना तो समझ गए होंगे। अब क्या है, अब वामावर्त कौन घुमा रहा है, दक्षिणावर्त कौन घुमा रहा है, देख लो सर। अगर इसे स्वतंत्र घूमने के लिए है तो ये तो ऐसे घुमाता, बोलो हाँ या ना भाई, इसी घूर्णन अक्ष के पर तो घुमाना है। और ये कैसे घुमाता सर, ये ऐसे घुमाता। ये क्या है दक्षिणावर्त, ये क्या है वामावर्त। इसका मतलब वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण, वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण, वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण कर दो। इसका मतलब बल, ये जो बल लगा, बल और इस दूरी का गुणनफल, तो 30 गुणे लंबोत दूरी, बल आघूर्ण कैसे निकलता है समझ रहे हैं ना। हाँ, x बराबर ये 20 गुणे ये दूरी 5 - x, तो 30x कटा दो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 20 और 30 है तो 10 से कटा दो, 10 दूनी 20, 10 तियाएँ 30, तो 3x बराबर 2 का गुणा 5 दूनी 10 और -2x। भाई साहब 2x इधर 5x बराबर 10, तो x बराबर 2 मीटर आ गया, अर्थात 2 मीटर की दूरी पर आंसर हो गया यही। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। अब बस अगर वो बैलेंस है ना, क्षैतिज बैलेंस है, इसका मतलब वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण का योग बराबर होगा। हालांकि एक कई बल लगा था तो आघूर्ण सेम है, ये कई आएगा। अगर कई बल लगे होते हैं तो सब जितने आघूर्ण लगे हैं सब बायां वाला जोड़ लेते, बीजगणितीय योग, और दक्षिणावर्त बराबर कर देते तो बैलेंस हो जाता। ठीक, अगला सवाल देखो। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, देख रहे हैं ये सवाल। 1 टन का बल इधर लग रहा है, 4 टन का बल इधर लग रहा है, और अब बल लगाएगा तो कोई रोकने के लिए भी चाहिए। हाँ सर, ये पर बिंदु ये है, इस पर एक रिएक्शन फोर्स इधर से RA लग रहा है नीचे से रोकने के लिए, और ऊपर से भी एक रिएक्शन फोर्स B पर भी लग रहा है, क्या RB रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तभी तो रोकेगा। मज़ेदार बात जानते हो, जितने भी बल लग रहे हैं किसी भी बिंदु के परितः आघूर्णों का योग 0 होगा, तभी यह रुका हुआ है, नहीं तो रुकेगा नहीं, घूम जाएगा। अगर रुका है इसका मतलब आघूर्णों का योग 0 होगा, किसी इसके परितः, इसके परितः, इसके परितः, इसके परितः, किसी के परितः निकाल लो। समझ रहे हो कि नहीं। अब तुम्हें क्या चाहिए सर, यही रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है, बी पर लगी टेक पर प्रतिक्रिया, अर्थात जो इस पर टेका है RB, यही क्वेश्चन मार्क। हमें कहा हम यह निकाल लेंगे, यह निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। एग्जाम में मान लो ये पूछ देता, कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपको सब बल के बारे में पता होना चाहिए। कैसे बल सर, एक RA लग रहा है, एक RB लग रहा है, पूरा योग कितना होगा, जितना पहले बैलेंस है तो जितना ऊपर से बल लग रहा है और जितना नीचे से बल लग रहा है सब बराबर होगा। हाँ सर, RA प्लस RB बराबर 1 टन धन 4 टन, 1 टन धन 4 टन, ये टन है भैया, तो ये हो जाएगा 5 टन। 5 टन RA प्लस RB का मान है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 5 टन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, मतलब ये दोनों नीचे से बैलेंस हैं तभी तो, अर्थात सब फोर्स के बारे में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अब किसी अक्ष के परितः आप निकाल लो। सर किस अक्ष के परितः निकालें, अब देखो RA तो हमें कंफर्म पता नहीं है, नहीं सर, RB भी कंफर्म नहीं पता है, नहीं, यहाँ देखो कंफर्म पता होता, कोई एक दिया होता तब तो मज़ा आ जाता, दूसरा भी आ जाता। जब सब फोर्स पता होते तो किसी अक्ष के परितः निकाल लेते, लेकिन कह रहा है B, तो अगर सोचो ये अक्ष के परितः हम निकाल लें आघूर्ण तो डायरेक्ट B आ जाएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे पता है, जिस अक्ष के परितः आप निकालते हैं उस पर लगाए गए बल का आघूर्ण 0 होता है, बताए थे अभी समझाते वक्त। जिस बिंदु पर
के परितः आप निकालोगे, इस बिंदु के परितः निकालोगे, जितने भी बल हैं उनका आघूर्ण, कितने बल बचेंगे? सर ये बल खत्म हो जाएगा। अगर इस बिंदु के परितः निकालेंगे तो एक बल खत्म। मान लो इसके परितः निकालना होता 1t के, तो ये बल खत्म हो जाता, बाकी 3 बचते। कितने? 1 2 3 4 बल हैं। किसी भी एक बिंदु के परितः निकालोगे तो 3 बल बचेंगे, एक खत्म हो जाएगा। जिस बल बिंदु के परितः, इसके परितः निकालोगे तो एक खत्म, इसके परितः निकालोगे तो एक खत्म। मान लो सर यहाँ बिचवा में किसी बिंदु के परितः निकाल लो, लेकिन दूरी उरी कुछ पता हो तब ना। हाँ तो कोई बात नहीं है। तो ए के परितः निकाल लो, बिंदु ए के परितः क्या? आघूर्ण, आघूर्णों का नियम लगाते हैं। आघूर्णों का नियम लगाओ। वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण, वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त। अब तुम्हें ए के परितः वामावर्त कौन देख रहा है? कौन वामावर्त घुमाना चाहता है? ऐसे इसे ढक लो, ये तो खत्म हो गया, इस बल का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ढक लो। अब 1 टन और 4 टन कैसे घुमाएंगे? ये देखो, अगर इनका बस चले तो ऐसे घुमाएं कि न घुमाएं? बताओ, ऐसे तो लगा रहे हैं बल भाई, यही तो अक्ष है, इसी के चारों तरफ घुमाना है, ऊपर तो घुमाएंगे नहीं, दबाएंगे तो ऐसे तो घूमेगा। सोच कर देखो, यही है, एक बल ऐसे लगा, एक बल ऐसे लगा, ये दोनों ऐसे दबा रहे हैं तो नीचे ही आएगा ना, अक्ष के परितः ऐसे घूमेगा। तो कौन सा वर्त है? सर दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त कितने बल लग रहे हैं? 1 2। अब जरा इसको देखो, ये कैसे घुमाएगा? अगर स्वतंत्र छोड़ो तो एक इधर लग रहा है ऊपर, इसका मतलब ये तो ऐसे घुमाएगा, इसका मतलब ये कौन सा वर्त हो गया? सर ये तो वामावर्त हो गया, ये तो वामावर्त हो गया। तो वामावर्त बराबर दक्षिणावर्त। तो आरबी बल का यहाँ से दूरी का गुणा कर दो, यही मुख्य यही अक्ष है ना, क्रिया बिंदु जिस अक्ष के परितः देख रहे हो, तो यहाँ से दूरी का गुणा करते हैं कि नहीं बल में, तब तो आघूर्ण आता है। हाँ सर, वामावर्त आघूर्ण कैसे आएगा? आरबी गुणे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, आरबी गुणे 3 मीटर हो गया बराबर। दक्षिणावर्त आघूर्ण सब आ गया, एक ही है दक्षिणावर्त बस। अब जरा सॉरी, वामावर्त एक ही है, वामावर्त एक ही है, ऐसे घुमा रहा है केवल। और दक्षिणावर्त कितने हैं? 2 हैं, तो दोनों जोड़ दो। एक तो 1 टन का लगा है, कितने दूरी पर है? सर 1 मीटर पर, तो 1 का गुणा कर दो। समझ रहे हो? किससे? ए से, ए के परितः निकाल रहे हो ना। हाँ, और ये कितने टन का है? सर 4 टन का है। कितने दूरी पर है ए से? सर 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो 2 मीटर पे हुआ। हाँ, तो 2 मीटर गुणा कर दो, तो क्या आ गया? 1 टन प्लस 8 टन 9 टन, 9 टन। आरबी बराबर क्या आ जाएगा? ये 3 का भाग हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 टन। उत्तर तो आ गया होगा, 3 टन का फोर्स लगेगा। उत्तर आरबी का मान कितना आया? सर 3 टन आया। कितना आया? 3 टन। कोई दिक्कत नहीं। अब आरबी का मान चाहे यहाँ रख दो तो आरए का मान आ जाएगा। आरबी का मान 3 टन यहाँ रखो तो आरए का मान आ जाएगा कि नहीं? सर 2 टन आ जाएगा। यहाँ से आरए बराबर 5 टन माइनस 3 टन, भाई बी पक्षांतर करो तो 2 टन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब मान लो गुरुजी हमको डायरेक्ट इसके अक्ष के परितः नहीं करना था, इसके अक्ष के परितः करना था। ठीक है, इसके अक्ष के परितः कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कहोगे हम वैसे कर देंगे। तो ये सवाल तो आ गया, उत्तर तो आ गया भाई, लेकिन हम आपका कंसेप्ट अच्छा करने के लिए थोड़ा सवाल को और भी आपके ढंग से करना चाहते हैं। सर ऐसे नहीं करना है, हमको बी के परितः निकालना है। चलो बी के परितः निकाल लो। बी के परितः आघूर्ण लेने पर, आघूर्णों का नियम लगा दो। बी के परितः आघूर्णों का नियम लगाओ। क्या नियम है? वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर होगा। जरा समझो, जब बी के परितः लगाओगे तो फिर ये शून्य हो जाएगा कि नहीं? ये बल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस बिंदु के परितः निकालते हो उस पर लगा बल का आघूर्ण 0 होता है। क्यों? क्योंकि बल तो रहता है, दूरी नहीं रहती, दूरी शून्य हो जाती है। बिंदु से दूर लंबवत दूरी का गुणनफल होता है, फिर ये बल आएगा। हाँ सर। अब जरा आप देखो, अब सबको वामावर्त दक्षिणावर्त में तोड़ो, देखो कौन कौन आता है वामावर्त, कौन कौन दक्षिणावर्त आता है। जरा सोच के देखो, ये भाई साहब किधर आएंगे?
इस अक्ष के परितः घुमाना है, ये ऐसे ऐसे, अगर इन सबको आंख बंद करके हटा लो कि आरे द्वारा लगाया गया बल ये ऐसे ऐसे घुमाएगा कि नहीं, ऐसे सोच लो, यही है, यहाँ हम ज्वाइंट किए हैं, अब ऐसे बल लगा रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे घुमाएगा कि नहीं, हाँ सर घुमाएगा। तो ये कौन सा वाइज है, अरे देखो ये सर क्लॉक वाइज है, दक्षिणावर्त, इसका मतलब दक्षिणावर्त कौन लग रहा है, आर। और जरा इनको देख लेना, ये कैसे लगेंगे, ये कैसे लगेंगे सर, ये तो ऐसे लगेंगे, टक टक। कुछ देर पहले क्या बन रहे थे सर, जब इस बिंदु को लिए थे तो ये बल दक्षिणावर्त बन रहा था, इसीलिए कह रहा हूँ बात को समझो, केवल दक्षिणावर्त और वामावर्त समझना है। जब बिंदु बदल दोगे तो दक्षिणावर्त वामावर्त की कहानी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आया, हाँ, तो बात को समझो, गंभीरता है। अब भाई इस बिंदु के ले लिए तो देखो ऐसे घुमाएगा ना, अब ये देखो ऊपर से लगाओ एक बल इस पर, टक ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऊपर से फिर दबाओ ऐसे घुमाएगा, तो दोनों इस तरह से घुमाएंगे तो वामावर्त हो गया। अब नहीं समझोगे तुम जानो, हम नहीं। अब 1 टन गुणे वामावर्त आघूर्ण कितना है, 1 टन, वामावर्त जोड़ के दक्षिणावर्त के बराबर कर देंगे। वामावर्त 1 टन का कितने दूरी पे है, बी से देखो 2 मीटर की दूरी पर है, तो 2 मीटर प्लस और कौन वामावर्त है, वामावर्त ये है, ठीक है। 4 टन का कितने दूरी पे है, 1 मीटर पे, 4 टन का 1 मीटर पे है, बराबर किसके हो जाएगा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कौन है, आर ए कितने दूर पर है, यहाँ से देख लो 3, भाई यहीं से नापना है, हाँ सर 3 मीटर के, तो कर लो 2 टन प्लस 4 टन बराबर 3 TA आरे, तो 4 दूनी 6 टन बराबर 3 आरे, तो आरे का मान क्या आ गया सर, आरे का मान आ गया 3 दूनी 6, 2 टन आ गया, वही आया कि नहीं। जब आरे बराबर 2 टन आ गया तो अगर आप जानते हैं जितना बल ऊपर उतना ही बल नीचे, तो आरे का मान रखते तो आरबी का मान आ जाता कि नहीं, 3 टन। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है, बातें मेरी समझ में आ गई, कोई समस्या। सर मान लीजिए कि हमें ए के परितः न निकालना हो, बी के परितः न निकालना हो, हम इसके परितः निकालेंगे, इस बिंदु के परितः निकाल दें, उस बिंदु के परितः भी, चलो इसे बनाओ, उस बिंदु के परितः आज निकालेंगे हम। ये कई सवाल में इतना समझा देंगे कि अगले सवाल से कहानी खत्म। देखिए हम इसका कुछ नाम रख दें, ए बी, इसका नाम सर सी रख दो और इसका नाम डी रख दे रहे हैं, ठीक है, बिंदु है। हम सी के परितः निकालना चाहते हैं, चलो सी के परितः निकालो। सर सी के परितः, हाँ सी के परितः आघूर्ण, किसी भी बिंदु के परितः निकाल सकते हो, आघूर्णों का नियम। अब पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आघूर्णों का नियम किसी भी बिंदु के परितः निकाल सकते हो और बैलेंस कर दो वामा और दक्षिणावर्त, काम हो जाएगा। तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, सवाल देखते ही कहीं से भी निकाल देंगे, रटेंगे नहीं कि ए के परितः ही निकालना है कि बी के परितः, किसके परितः निकालना है आप स्वतंत्र हैं, सब के परितः निकाल सकते हैं। शर्त क्या है, अगर संतुलन में है इसका मतलब नीचे जितने बल लग रहे हैं ऊपर से जितने बल लग रहे हैं सब बराबर हैं, इसका मतलब आर ए प्लस आर बी बराबर क्या होगा, नीचे से ऊपर लग रहा है 1 टन 4 टन, 1 टन 4 टन मतलब 5 टन, 5 टन आर ए प्लस आर बी है। अभी बताया ना सभी बल भी बराबर होता है ना संतुलन में, ये तो आप पहले से भी जानते हैं। अब सी के परितः आपको निकालना है, तो सी के परितः निकालोगे तो जो ये बल लग रहा है ये तो जीरो हो जाएगा इसका टॉर्क, क्योंकि जो जिस बिंदु के परितः निकालो उस बिंदु पर लगने वाले बल का टॉर्क जीरो। हाँ सर एकदम। तो अब बाकी बचे बल का वामावर्त दक्षिणावर्त देख लो, चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, किसी को भी देख लो, इसका जीरो हो गया, सी के परितः देखना है। तो अगर सबको ऐसे आंख बंद करके छोड़ दो, कौन किधर घुमाएगा भाई, ये साहब को अगर लगाएं तो ये तो ऐसे घुमाना चाहेंगे सी के परितः, देखो सोच कर देखो, ये है, ये थोड़ा सोचा करो, तो ये ऐसे घुमाएगा कि नहीं, अरे ऐसे घुमाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, देखो तीर देखो सर, दक्षिणावर्त। अच्छा इसका मतलब ये बल कैसा लग रहा है सर, ये दक्षिणावर्त, बस द लिख के जीरो लिख दिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब ज़रा देखो भाई साहब, इनको देख लो, ये कैसे लग रहे हैं। अगर इसके परितः देखें ऐसे उठाएगा तो ये कैसा लगेगा सर, ये तो वामावर्त लगेगा, तो इसके आगे हम
वाह लिख के 0 लिख दिए, ये वामावर्त लग रहा है। अच्छा, सी के परितः जब निकाल रहे हैं, जरा इनके परितः देखो। अब सी के परितः निकालना है पगलू, तो यही बलवा लगे, सोच के देखें, ये पर बल ऐसे लगा नीचे की दिशा में, छोड़ दे स्वतंत्र, ऐसे घूमे तो इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा। ये कौन सी दिशा है सर? ये दक्षिणावर्त है। इसका मतलब 4t और RA दक्षिणावर्त लग रहा है, एक बल वामावर्त लग रहा है। तो RB वामावर्त लग रहा है, वामावर्त गुणे दूरी यहाँ से बताओ कितना है, 1 और 1 2 मीटर, 2 मीटर बराबर RA इससे दूरी क्या है सर? 1 मीटर, 1 मीटर प्लस ये भाई साहब कहाँ है? 4 टन, ये भी तो दक्षिणावर्त है। हाँ, इससे दूरी क्या है? 1 मीटर। ठीक, तो 2RB बराबर RA प्लस 4 टन आया कि नहीं? देख लो, आ गया सर 4 टन। अब चूंकि इन बलों RB और RA तो पता नहीं था, लेकिन वहाँ समीकरण एक बना है, वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो निकालना क्या है, चाहे जो निकाल लो, RB निकालना है सर। तो RB निकालना है तो RA का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? RA बराबर 5 टन माइनस RB। हाँ, इसे RA के स्थान पर उठा के रख दो, आंसर हो जाएगा 2RB समीकरण 1 से, समीकरण 1 से RA का मान क्या हो जाएगा? 5 टन माइनस RB प्लस 4 टन, तो 5 4 9, ये भाई साहब इधर आएंगे, तो 2RB प्लस RB बराबर 4 हुए 9 टन, 3RB बराबर 9 टन, तो RB बराबर क्या हो गया? 3 टन। यही तो आया था, यही तो आया था RB का मान। क्या कर दिए हम? A के परितः भी निकाल दिए, B के परितः भी निकाल दिए, C के परितः भी निकाल दिए। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि D के परितः भी निकाल सकते हो आप। बस आपको ये कैलकुलेट करना है कि वामावर्त कौन घुमा रहा है, दक्षिणावर्त। वामावर्त जितने घुमा रहे हैं उनके आघूर्णों का योग। आघूर्ण कैसे निकालते हैं? बल और अक्ष से दूरी का गुणा कर दो, बल और अक्ष से दूरी का गुणा करके जोड़ते जाओ। वामावर्त जितने हैं सबको जोड़ दो, दक्षिणावर्त जितने हैं सबको जोड़ दो, बराबर कर दो, आंसर। इतनी सी छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट केवल इतना है। इसलिए मैं कब से इतना चिल्ला रहा हूं कि किसी भी बिंदु के परितः निकाल सकते हो। अगर वो संतुलन में है तो किसी बिंदु के परितः निकालोगे, आघूर्णों का योग वामावर्त बराबर दक्षिणावर्त आएगा। ऊपर से लगने वाले सभी बल नीचे से लगने वाले सभी बलों के योग के सदैव बराबर भी होंगे। बस 2 कॉन्सेप्ट जानो, पूरा चैप्टर स्वाहा। चलो आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, एक समदंड 2 मीटर लंबा है। जब एक सिरे पर 40 किग्रा का भार लटकाया जाता है तो वह उस सिरे से 20 सेमी दूर बिंदु पर संतुलित होता है। संतुलित आ गया, बैलेंस है, इसका मतलब दंड का भार क्या होगा? ठीक है, कोई तख्ता है, दंड है, छड़ है, रॉड है, कोई मतलब नहीं उससे। अब समदंड है, इसका मतलब समान रूप से उसका भार वितरित है। जो समदंड होते हैं उनका भार ठीक सेंटर पर होता है, मध्य में होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र कहाँ काम करता है? मध्य में काम करता है। और गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व माने भार, गुरु माने भारी होता है। गुरुत्व भार का केंद्र, गुरुत्व केंद्र हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। अभी जान लो सवाल के लिए कि जिस बिंदु पर किसी वस्तु का समस्त भार कार्य करता है वह बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अर्थात अगर उस बिंदु के, ये बिंदु है, इसका अगर भार यहाँ है तो उसके खिलाफ अगर हम बल लगा दें तो वो संतुलित हो जाएगा। ठीक, वहाँ यहाँ लगाओगे नहीं संतुलित होगा। एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर इसका समस्त भार नीचे काम करेगा, उसी के खिलाफ उतना भार दे दो तो रुक जाता है। जब ऐसे आप थाली नचाते हैं तो इसका क्या मतलब है? ऊपर ऐसे बैलेंस करते हैं उंगली पर, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस बिंदु पर आप उंगली लगाए हैं उसी पर थाली का समस्त भार नीचे की दिशा में काम कर रहा है, उतने बल आप ऊपर देकर रोक दे रहे हैं, तो वो गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र आगे समझेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन क्वेश्चन देखो, समदंड है, समदंड में कहाँ आएगा? मध्य में आएगा। ठीक है, जैसा कहे वैसे कर दो। थोड़ा सा पहले हम सोच रहे थे कुछ क्वेश्चन देख लें, फिर गुरुत्व केंद्र पढ़ा देंगे, उत्तोलक पढ़ाएंगे, बल युग्म पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बल आघूर्ण समझ रहे हो तो इस पर क्वेश्चन बनाना शुरू करो, जिससे कुछ फील आए आपको। नहीं, इसका क्वेश्चन ही तो आपको डराता है, तो डरो नहीं, हम हैं। एक समदंड है, जैसे करा है करो। समदंड है सर, ठीक है, मान लीजिए कोई A है, B है, मान लीजिए AB है, 2 मीटर लंबा है। चलो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। एक सिरे से 40 kg का भार लटका है,
एक सिरे से इसका 40 kg का भार भी लटका है। चलो भाई 40 kg का भार लटका दिए, 40 kg का भार लटका दिए, ठीक है। तो वह उस सिरे से 20 सेमी दूर बिंदु पर संतुलित होता है, इसी से 20 सेमी दूर पर संतुलित होगा, ठीक। इसका केंद्र कहाँ होगा पता है? जो गुरुत्व केंद्र है ठीक इसके बीच में। क्यों? क्योंकि समदंड है। तो लंबाई जो 2 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर पर इसका सेंटर आ जाएगा। 1 मीटर यहाँ से भी होगा, 2 मीटर पूरी लंबाई थी तो 1 मीटर ठीक बीचों बीच इसका सेंटर लगता है। सेंटर पे ही इसका क्या काम करेगा सर? इसका सेंटर पर भार काम करेगा। किसका? इस दंड का भार क्या होगा? W मान लीजिए। दंड का भार W होगा और यही पूछा भी है, वो कहाँ काम करेगा? सेंटर पर। अब जरा सोच कर देखिए, अगर आप आलम माने इसे टिकाना है ना कहीं ये दंड को टिकाना है, तो जैसे थाली उंगली पे टिकाते हैं, इधर भार भी लगा है, आलम आप यहाँ लगाइए तो ये भी भार नीचे, ये भी भार नीचे, मनमना के देखिए, वामावर्त सनसना के वामावर्त घुमा देगा, घूम जाएगा। तो कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? अरे भाई एक बैलेंस कब होगा? जब वामावर्त जितना लग रहा है दक्षिणावर्त भी उतना आघूर्ण लगे, तब बैलेंस हो जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो भाई इसके बीच में कहीं लगाओ, बीचों बीच नहीं कर रहा हूँ, इसके बीच में, इसके बीच में कहीं भी। हालांकि दे दिया है कि 20 सेमी दूर लगाया जाता है। किससे? 40 kg वाले से 20 सेमी दूर लगाते हैं। क्या? बैलेंस करने के लिए, मतलब कोई आलम लगाते हैं या उंगली लगा के खड़ा करते हैं इसे। तो भाई साहब ये देखो, इसी बिंदु के प्रत्यय बैलेंस हो रहा है। तो इससे कितनी दूर है भाई साहब? इससे 20 सेमी की दूरी पर है। तो 1 मीटर को अगर सेमी में हमें बदलना है तो 100 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ दूरी गुणाफल है बल में, तो 0 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, चाहे जितने आसानी का ना कर लो। ये 100 सेमी है, ये भी 100 सेमी हो जाएगा। मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ इससे कितने दूर पे है? 20 सेमी पर ये है। तो बताओ इससे कितनी दूरी पर होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से तो 80 सेमी पर हो जाएगा सर। हाँ समझ रहे हैं? काम खत्म। अब इसका मतलब वामावर्त कौन घुमाएगा? ये वामावर्त घुमाएगा, ये दक्षिणावर्त घुमाएगा। तो ये दोनों बल आघूर्ण अगर बराबर होंगे तभी तो संतुलन में होगा इस बिंदु पर। हाँ सर। तो 40 × 20 इसी बिंदु के प्रत्यय निकाल रहे हैं, और W × 80। काम खत्म। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 40 × 20/80। 40 दूना 80 और कट गया 10 किग्रा भार। 10 किग्रा भार आ जाएगा। जो 10 kg का 40 kg का भार यहाँ था, तो ये दंड का भार क्या हो जाएगा? 10 किग्रा भार। आंसर कहीं होगा? हाँ 10 किग्रा। कोई दिक्कत? 10 किग्रा का भार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, बात समझ रहे हैं? हाँ कोई समस्या नहीं, लग जाएगा कि नहीं? आसान है। हाँ सर नेक्स्ट चले। देखिए इस चैप्टर का सबसे कठिन सवाल यही है। इस चैप्टर का सबसे कठिन सवाल ये है जो सामने पड़ा है। बहुत आसान है, कोई दम नहीं है सवाल में, जान लो। अभी आपको हम अगर आघूर्ण वामावर्त दक्षिणावर्त निकालना आ गया है और कुल बल आपको समझ में आ गया जितने बल लग रहे हैं, तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं, कितना भी घुमा के दे, उसकी औकात नहीं आपको फंसा दे। लेकिन आप मेरी बातों को अगर समझ गए हैं तब, और हम आपको समझा पाए हैं तब। हम प्रयास किए, ज़्यादा शायद आप ढंग से नहीं देखे होंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो गया होगा। आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। समदंड का भार 20 kg है, ठीक है? 20 kg भार है। एक पेन और ले लो भाई। 20 kg भार है। बात समझने का प्रयास करिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसका भार 20 kg है, लेकिन वो 4 मीटर की लंबाई है। पूरी लंबाई ए बी, इस ए है, ये बी है, ए से बी तक की लंबाई 4 मीटर, भार 20 kg। तो भार कहाँ काम करेगा? समदंड है, ठीक मध्य में, ठीक मध्य में काम करेगा गुरुजी। तो ये यहाँ भार इसका काम करेगा कितना? 20 kg। 20 kg भार यहाँ काम करेगा, और यही हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी।
जहाँ इसका भार काम करेगा। तो यहाँ से इसकी दूरी बता सकते हो। टोटल लंबाई छड़ की 4 मीटर, तो यहाँ से इसकी दूरी 2 मीटर। बोलो, इससे भी इसकी दूरी 2 मीटर। पक्का पक्का गुरुजी। अब ज़रा समझो, उसके एक सिरों पर 60 केजी और 40 केजी के भार लटके हैं। एक सिरे पर कितना भार लटका है? 60 केजी का। दूसरे सिरे पर कितना लटका है सर? 40 केजी का। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे कह रहा है बना दे रहे हैं। छड़ 2 आलंबों पर टिका है, एक पर नहीं टिका पा रहे हैं। अब इधर 40 केजी, इधर 60 केजी है, बैलेंस तो रहेगा नहीं, घूम जाएगा। तो इसको टिकाने के लिए ना, इसको टिकाने के लिए 2 आलम लगाए हैं। 2 आलम, एक आलम इधर कहीं लगा दिया है, हमको पता नहीं है सर। 2 आलम लगाए हैं जिस पर टिका होगा, छड़ टिकाना है बाबू। और एक आलम इधर लगा है, ठीक है, इधर टिका है। ये आलम हो गया, आलम हो गया। इनके बीच की दूरी पता है कितना है? 2 मीटर है, लिया है। जिनके बीच की दूरी 2 मीटर है, आलम्बों के बीच की दूरी 2 मीटर है। यदि दोनों आलम पर दाब बराबर हो, इनके ऊपर जो दबाव लग रहा है बराबर, जब दबाव लगेगा तो इनका रिएक्शन आएगा कि नहीं ऊपर दिशा में? भाई इन पर दाब लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स किधर आएगा? ऊपर की दिशा में, तभी तो थामे हैं। हाँ सर, तो इनका नाम कुछ दे दें। सी आ गया था, इनका नाम डी दे दिए, डी के बाद इनका नाम ई दे दिए। ठीक, तो इसका मतलब ए आर डी हो गए, रिएक्शन फोर्स इधर, और ए इस पर रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, आर ई। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि दबाया है। और चूंकि ये कहा है सवाल में कि दाब बराबर है, आप कह सकते हैं कि इसके पहले वाले में तो ऊपर बल नहीं निकाल सकते हो। हर एक आलम के ऊपर बल लगा सकते हो और बैलेंस भी कर सकते हो। अपना काम बन जाता है, इसलिए नहीं हम लोग करते। अदरवाइज बल जितने ऊपर उतने नीचे सदैव बराबर होंगे। किसी किसी सवाल में ज़रूरत नहीं पड़ती तो नहीं किया जाता, अदरवाइज करने के लिए हर सवाल में कर सकते हो। बात समझ में आया? हाँ। और किसी में अचानक आ जाता है तो आप सोचते हो इसमें कर दिए, इसके पहले नहीं किए। तो हर सवाल में आप ऊपर रिएक्शन फोर्स दे सकते हो। अगर दबाव नीचे लग रहा है तो रिएक्शन ऊपर लगेगा, तभी रोकेगा ना। इतने भार नीचे काम कर रहे हैं तो ऊपर कोई रोक रहा होगा ना बल लगा के। हाँ सर, दाब बराबर लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स आर डी, डी पर लगने वाला, आर ई फोर्स है, ये ई पर लगने वाला है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितना है सर? इन आलम्बों के बीच की 2 मीटर है। अच्छा, तो वो कह रहा है छड़ के मध्य बिंदु से। सर मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु सेंटर है। मध्य बिंदु से दूसरे आलम की दूरी, चाहे डी दूसरा मानो चाहे ई दूसरा मानो, किसी को मान लो, किसी को पहला किसी को दूसरा मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब क्या करोगे? ये सर इधर बाएं तरफ से हल करेंगे तो इसे पहला मान लें, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये यक्स है और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, चूँकि इस डी और ई के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो एक अगर यक्स हो गया तो दूसरा 2 माइनस यक्स हो गया। अरे हाँ ना बोलो, काम खत्म। अब कुछ भी नहीं करना है, जान लो, अब कुछ भी नहीं करना है। सब दूरी तुम्हें पता होनी चाहिए, बस मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अब अगर ये संतुलन में है, समदंड है, संतुलन में है, तो संतुलन में है तो इसका मतलब जितने बल ऊपर लग रहे हैं, जितने बल नीचे लग रहे हैं, सब बराबर होंगे, तभी संतुलन में है। हाँ सर, तो आर डी और आर ई क्या है? देखो लिखा है भाई, देखो लिखा है सर, दाब बराबर है। इसका मतलब जो आर डी है और आर ई है वो बराबर है। अच्छा, तो ज़रा देखो, आर डी प्लस आर ई, ऊपर लगने वाले सब बल, ऊपर लगने वाले सब बल नीचे लगने वाले सब बल के बराबर है। 60 + 20 + 40, नीचे कितने लग रहे हैं? 60 + 20 + 40, कितना हो गया सर? 120। और आर डी आर ई बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब आर डी और आर ई बराबर कर दो, आर डी बराबर आर ई, तो क्या हो जाएगा? 2RE बराबर 120, तो RE बराबर 60 kg। ठीक है, 60 kg का भार RE है, ये भी 60 kg है, और क्या, ये भी 60 kg है, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। तो तुम्हें सब बल पता चल गया है। फायदा देख रहे हो? बराबर कहने भर से
हमें बल मिल गया। जितने बल थे, ऊपर कितने बल लग रहे हैं सब पता चल गया, नीचे कितने बल लग रहे हैं सब पता चल गया। ऊपर वाला बल नीचे वाले सभी बल के योग के बराबर होगा तभी संतुलन में है। तो बल के दृष्टि से संतुलन में है। लेकिन गुरुजी घुमा देता ना, तो इसका मतलब आघूर्ण वामावर्त और दक्षिणावर्त बराबर होगा। वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर होगा। किसी बिंदु के प्रत्यय निकाल लो। सर ए के प्रत्यय निकाल लें, निकाल लो। डी के प्रत्यय निकाल लें, निकाल लो। ई के प्रत्यय निकाल लें, निकाल लो। सी के प्रत्यय निकाल लें, निकाल लो। बी के प्रत्यय निकाल लें, निकाल लो। किसी भी बिंदु के प्रत्यय तुम निकाल लो मेरे भाई। सब जब सब फोर्स पता चल गया तो किसी भी बिंदु के प्रत्यय तुम निकाल लो। आघूर्णों का वामावर्त आघूर्णों का योग दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग बराबर आएगा। बस इतनी सी बात है। जिसके कहो उसके निकाल दें। जिस बिंदु के प्रत्यय निकालना हो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो किसके प्रत्यय निकालें? इसके प्रत्यय निकाल दें। किसके प्रत्यय? जहाँ से कहो। सर बी के प्रत्यय निकाल दीजिए, इसके प्रत्यय निकाल लीजिए कहीं। ठीक, चलो इसी के प्रत्यय निकाल दे रहे हैं। डी के प्रत्यय निकाल दे रहे हैं सर। हाँ, डी के प्रत्यय। किसी के प्रत्यय निकालना है। प्रत्यय आघूर्णों का नियम, आघूर्णों का नियम लगा दो, मोमेंट लगा दो। किसके? डी के प्रत्यय। डी के प्रत्यय लगाओगे मेरे भाई तो पहली बात तो ये फोर्स तो कट जाएगा, क्योंकि उसी बिंदु पर लगने वाला फोर्स कट जाता है। ये फोर्स कट जाएगा। बाकी जितने फोर्स हैं सबका आघूर्ण ले लो। वामावर्त कौन घुमाएगा, दक्षिणावर्त कौन घुमाएगा? ये देखो, अगर इस बिंदु को सोचो, ये वाला 60 kg वाला ऐसे घुमाएगा। जरा सोचो, डी के प्रत्यय अगर ले रहे हो तो 60 वाला इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। इसका मतलब ये तो वामावर्त हो गया, ये वामावर्त हो गया। हाँ सर, वामावर्त एक तरफ रख देना, दक्षिणावर्त एक तरफ। 60 वाला वामावर्त घुमाएगा। जरा और देखो कौन घुमा रहा है कैसे। अब डी के प्रत्यय 20 वाला कैसे घुमाएगा? 20 वाला तो ऐसे नीचे लाएगा। अगर छड़ है सबको भूल जाओ, केवल ये 20 वाला ऐसे घुमाएगा। तो 20 वाला कैसा हो गया सर? दक्षिणावर्त हो गया, ऐसे घुमा रहा है। अब ये 40 वाला भी कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। ये भी क्या घुमाएगा? दक्षिणावर्त हो गया, ऐसे घुमाएगा। और ज़रा इनके बारे में पूछो, ये कैसे घुमाएंगे? ये तो ऐसे ले जा रहे हैं सर, तो ये कैसे घुमाएंगे? वामावर्त। इसका मतलब आरी और ये 60 kg ये वामावर्त घुमा रहा है, बाकी ये सब दक्षिणावर्त। बस काम खत्म। ये तो 0 हो ही गया। हाँ, तो वामावर्त आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। बस सिंपल सी बात है। जितने वामावर्त लग रहे हैं सबका आघूर्ण निकाल लो। फोर्स गुणे दूरी, किससे? डी से निकालना है। तो 60 गुणे 2 मीटर 2 प्लस वामावर्त और कौन है? ये वामावर्त है। बस वामावर्त दक्षिणावर्त अगर जान गए कहानी खत्म। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट समझाए थे। फिर आने दो सवाल को, सबसे खतरनाक सवाल है, उड़ा दे रहे हो हवा की तरह। 60, ये भी 60 है। अब देखो यहाँ से दूरी बताओ डी की। डी से नाप रहे हो ना? हाँ सर, डी की दूरी कितना है? सर यहाँ से डी की दूरी तो 2 मीटर उस सवालिए में दिया था, दोनों पिलर के बीच का 2 मीटर है। हाँ तो 2 लिख दो ना। लिख दिए सर, एकदम। यहाँ गलत कर दिया आप। 62 नहीं है, ये 62 लिख कर गलत कर दोगे। ये 2 मीटर यहाँ से सी तक की दूरी थी। ये यहाँ ए से डी तक की दूरी बताओ भाई। यहाँ से यहाँ तक यक्स है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये दूरी 2 माइनस यक्स हो जाएगी। ये बात थोड़ा सा ध्यान देना, गड़बड़ कर दे रहे हो बाबू। 2 माइनस यक्स। अब इतना दूरी अगर नहीं निकाल पाओगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। बोलो बाकी सही है? हाँ सर बाकी सही है। दूरी उरी ज़रा ध्यान देना। बाकी ये वामावर्त दुए थे, निकाल लिए सर। दक्षिणावर्त वाला 20 kg 20 गुणे ये दूरी बताओ सर, यक्स है। प्लस और कौन बचा? ये है दक्षिणावर्त 40 kg 40 गुणे यहाँ से इसकी दूरी बताओ सर। यहाँ से सेंटर तक 2 मीटर है और ये यक्स है, तो 2 प्लस यक्स हो गया। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, सॉल्व कर लो उत्तर महाराज, बस सॉल्व करो उत्तर। कटा दो, चाहो तो 60 कॉमन ले लो, दोनों स्थान पे है, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। 60 2 माइनस यक्स प्लस 2 बराबर, यहाँ से 20 कॉमन ले लो, 20 एक्स प्लस 20 दूना 40, 2 बचा, 2 दूनी 4 प्लस
2x, 20 कॉमन लिए हैं, अभी इतना नहीं आएगा तो समझो बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। 20 कॉमन लिए, x बचा, यहाँ से 20 कॉमन लिए 2 बचा, 2 के अंदर गुणा के 2 दूनी 4, 2 दूनी 2x में गुणा के 2x। अब 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 3 का अंदर ले चलो गुणा, ये 2 2 4, 4 तिहाई 12 माइनस 3x बराबर ये x और 2x 3x और प्लस 4, ये 3x इधर है, उधर ले जाओ, 4 इधर लाओ, 12 में से 4 गए और उधर ले जाएगा 6x, तो x बराबर आ गया 8/6। 8/6 माने 2 से कटाओ 4/3, x का मान 4/3 विकल्प में नहीं है। तो पूछा क्या है भाई, अगर इसका दूरी पूछा होता तो हम x बता देते, इस वाले का निकाल लो, तो इस वाले का निकाल लेंगे तो दूसरे आलम्ब की दूरी क्या हो जाएगी, आलम्ब क्या है जहाँ और टिका है, तो 2 - x, तो 2 - 4/3, 3 दूनी 6 - 4, 2/3 मीटर उत्तर, 2/3 मीटर उत्तर। सबसे कठिन सवाल था, जबकि कुछ दम नहीं था, केवल बल निकालना है, दूरी आपको कंफर्म है, दूरी फाइंड करो, किसी बिंदु के परितः निकाल लो, इसके परितः निकालो, इसके परितः, इसके परितः। अब आपका होमवर्क है ना, आप ई के परितः निकालोगे, बी के परितः निकालोगे। जब ये कई सवाल पढ़ो, एक ही सवाल पढ़ो, हम कर रहे हैं, आघूर्ण का 10 सवाल मत लगाओ, तुम एक ही सवाल यही लगाओ। जब एक सवाल तुम लगाने जा रहे हो मेरे भाई, तो जितने बिंदु हैं सब के परितः तुम लगाओ, और सब के परितः उत्तर सेम आना चाहिए, उत्तर सेम आएगा, तब समझ लो तुम एकदम होशियार हो गए। 14 सवाल लगाने क्या मतलब है। अब अगर हम चाहें तो हम फिर यही चीज ई के परितः भी निकाल लेंगे, बी के परितः भी निकाल लेंगे, ए के परितः भी, जितने बिंदु हैं सबके परितः, सी के परितः भी निकाल लेंगे। और तो और बताओ, सी के परितः भी निकाल लो। सी के परितः कौन कौन क्लॉकवाइज, कौन कौन एंटी क्लॉक होएगा, वाम और दक्षिणावर्त। सर सी अगर लोगे तो ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं, हाँ, लेकिन ए का ये ऊपर जा रहा है ऐसे, तो दक्षिणावर्त, हाँ, लेकिन ये क्या वामावर्त। इसका मतलब ये बामा, ये ऐसे घुमा रहा है, ये इधर जा रहा है दक्षिणावर्त, ये भी नीचे, अच्छा ये तो खत्म हो जाएगा, फिर ये दक्षिणावर्त। सीधी सी बात है, जिस बिंदु पर लगेगा उस पर फोर्स जो लग रहा है वो खत्म हो जाएगा। अगर सी के परितः निकालोगे तो खत्म हो जाएगा, ई के परितः निकालोगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि फोर्स उस बिंदु पर अगर लग रहा है तो उसका आघूर्ण नहीं लिया जाएगा, 0 हो जाएगा। पढ़ाते समय समझाए हैं, आशा करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। और आज इतना ही छोड़ते हैं, आप बुक में सवाल थोड़ा लगाइए, फिर हम अगली क्लास में उत्तोलक भी पढ़ाएंगे, बलयुग भी पढ़ाएंगे और बातें पढ़ाएंगे। ज़रा मुझे रिस्पांस चाहिए कि मेरी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेहनत हमने किया है, समझाने का ज़्यादा प्रयास किया है। शायद केवल लिखा दिए होते तो कहानी ख़त्म हो जाती। हम थ्योरी पर कम और न्यूमेरिकल कैसे लगेगा इसका प्रयास ज़्यादा आपको किए हैं, ताकि आपको फील आ जाए और एग्जाम में न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल रहेगा, और विश्वास करिएगा लोग रोएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, न तो वामावर्त पढ़ते हैं न दक्षिणावर्त, उन्हें पता ही नहीं चलता, किसी एक रटे हैं, केवल रटे हैं। किताब में ए के परितः निकालेगा तो केवल ए के परितः निकाल रहे हैं, सब जितने टीचर से लेकर सब स्टूडेंट ए के परितः रट लिए हैं ना। उनसे कहो कि काहे भैया डी के परितः नहीं निकाल रहे हो, ई के परितः नहीं निकाल रहे हो, बी के परितः नहीं निकाल रहे हो, काहे ए के परितः निकाल रहे हो। किसी भी बिंदु के परितः आघूर्णों का योग अगर वो संतुलन में है, क्षैतिज है, बैलेंस है, तो दो बातें होंगी, जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही बल नीचे लगेगा हर एक सवाल में। और दूसरा शर्त यह है, आघूर्णों का योग वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण, यही कर देना है, सवाल खत्म। इसके बाद कुछ नहीं करना है, समझ लो। समझ में आ गया, दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जितने बल ऊपर उतने बल नीचे, बल सदैव बराबर होंगे अगर संतुलन में है। इसके बाद क्या करना है, एक और वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण। आघूर्ण कैसे निकालेंगे, बल में घूर्णन से दूरी का गुणा करेंगे, हर एक बल में घूर्णन से दूरी, हर एक बल में घूर्णन से दूरी, हर एक बल में घूर्णन से दूरी का गुणा, बल आघूर्ण निकल आएगा। आशा करता हूँ मेरी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और समझ में आ गया तो मेरा मेहनत सफल हो गया जो हम सोच के क्लास बनाए थे। अदरवाइज हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। सबसे कठिन सवाल हम आपको बता दिए हैं, और सवाल सब करवा देंगे जितने भी हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप दौड़ा दीजिए सवालों को। बाकी क्लास में हम अगले क्लास में उत्तोलक, ये सब बात, बलयुग में ये सभी बातें पढ़ा देंगे। क्या होता है याद, उंगलियों पर याद हो जाएगा उत्तोलक, प्रथम और द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग जादू से बता देंगे, यांत्रिक लाभ भी जादू से बता देंगे।
और क्या लोगे? जादू से बता देंगे, जिंदगी में नहीं याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे रंग बताए थे ना जादू से, पेज में पढ़े थे जब, कलर, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग, याद करते करते बुढ़ापा आ जाता है लोगों। जादू समझा दिए थे कैसे, जादू से जाके देख लो अगर नहीं देखे हो तो, जादुई तरीके से। ठीक उसी तरह से उत्तोलक भी जादुई तरीके से समझा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो।